नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिपल पी की, पॉलिटिक्स, प्रहार और प्रेशर की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नेताओं के टारगेट पर अफसर हैं। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ ने अफसरों को लेकर बयान क्या दिया, सियासत का सिलसिला जारी हो गया। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। 6 महीने के बाद पूरे कांग्रेस की सरकार पर ऐसे अधिकारियों को चुप कर सिखाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार पर ऐसे अधिकारियों को चुप कर सिखाया जाएगा। तो सुना आपने, ये बयानबाजी इन दिनों मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और शुरू भी क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और वक्त कम होने के चलते दोनों ही प्रतिद्वंदी दल जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सूबे में एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रहार देखने को मिल रहा है। वहीं इस बयान के बाद से बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों ले रही है। कमलनाथ जी लगातार देख लूंगा, निपटा दूंगा, मेरी चक्की बारीक पीसती है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का बयान सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लेकर दे चुके हैं। कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह का बयान रोज दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का अपमान करने पर कांग्रेस तुली हुई है। अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का भी एक बयान सामने आया, जिसमें वो खुलेआम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं और देख लेने की बात कर रहे हैं। पता नहीं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और प्रशासन से कांग्रेस का बैर क्या है। यह भी एक आम इंसान है, यह भी एक लोक सेवक है। बीजेपी नेता के बयान आपत्ति पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान के पक्ष में है और कांग्रेस नेता के मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी नेता कर्मचारियों के साथ साथ हमारे टारगेट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ जी को आप मर्यादा मत सिखाइएगा। और कमलनाथ जी की बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कमलनाथ जी ने तो यह कहा है कि टारगेट पर हैं 5 महीने बाद सागर के नेता और अधिकारी। मैं तो यह भी कहूंगा कि आप भी हमारे टारगेट पर हैं 5 महीने बाद। खैर, ये पहला मामला नहीं है जब किसी नेता ने मंच से अफसरों को लेकर टारगेट किया हो। इससे पहले भी कई बार अफसरों को लेकर बयानबाजी होती रही है। 15 महीने की सरकार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भी लाल फीताशाही को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। बहरहाल, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में गर्मी अपना तेवर दिखा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में सियासी पारा और जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनावी समर में ये सियासत किस करवट बैठती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल शर्मा के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। तो प्रेशर, पॉलिटिक्स और प्रहार पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी से करूंगा। पांडे साहब, विधानसभा चुनाव है, ज्यादा वक्त नहीं बचा। दोनों ही पार्टी, बीजेपी चाहे आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, कमर कस चुकी हैं, जमीनी स्तर पर जाकर जनता से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बयानबाजी का दौर जो इन दिनों चल पड़ा है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब सीधा प्रहार होगा अधिकारियों कर्मचारियों पर। अधिकारी कर्मचारी तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, गाज उन पर क्यों गिरेगी? जी, क्या होता है, कमलनाथ जी पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं और उनकी बात समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, अनुभव का होना जरूरी है। वो क्या बोल रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता अब क्या करें, इनकी तो डिग्रियों की जांचें चल रही है, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है। उन्होंने पहली बात तो जो शिवराज जी ने कहा कि कमलनाथ जी ऐसा बोल रहे हैं, जैसे शिवराज जी बता रहे हैं कि निपटा दूंगा बोला कमलनाथ जी ने, और अभी आपने जो वीडियो सुनवाया है
उसमें वो कह रहे हैं कि टारगेट पर है। और टारगेट पर कौन होता है? जो अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपनी जेब में रखकर घूम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, चलिए कमलनाथ जी ने तो टारगेट बोला, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो सरेआम अधिकारियों की पिटाई करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। आकाश विजयवर्गीय ने खुलेआम, आपने सारे मीडिया ने चलाया, अधिकारी की सरेआम पिटाई की वीडियो आया सामने और डर के मारे उस अधिकारी ने न कंप्लेंट की, न जांच हुई, न कुछ कार्रवाई हुई। विदिशा की जो विधायक है जैन, उन्होंने अधिकारियों को सरेआम धमकी दी कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं कर पाओगे। और भाषा कैसी होनी चाहिए, टारगेट जो बोला है ये सही है या ए बे पिट्ठू कलेक्टर सुन ले बे। आपकी बात से क्या समझा जाए कि ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सरकार के और नेता मंत्रियों के सिर्फ पपेट हैं? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। 70 सालों से सरकारी कर्मचारी अधिकारी फ्री थे, वो किसी पार्टी की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ये गंदगी कर्मचारी और अधिकारियों के अंदर भी डाल दी है। लेकिन अगर ऐसा है पांडे साहब, तो गाज तो उन नेता विधायकों पर गिरनी चाहिए ना। सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो सिर्फ और सिर्फ उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। बातें करना अभी कांग्रेस ने अपने चैनल पर ही मेरी डिबेट हुई थी, चाहे वो विजय जी आऊंगा आपके पास वापस से, पूरी बात हो जाए पहले माइनिंग ऑफिसर की पिटाई की गई। ये मेरी आवाज आ रही है? इसमें अभी कंप्लीट होने दो, लेट मी मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, राम जी की पूरी बात हो जाए। जी पांडे साहब कहें। तो ये देखिए क्या है कि कुछ प्रवक्ता जो होती है ना, मशीन है, बटन दबा दो। जो प्रवक्ता कांग्रेस में थे उनका बटन दबाता था, कमलनाथ जी देवता है, कमलनाथ जी भगवान है, कमलनाथ जी वो है। अब वो वहां पहुंच गए बीजेपी में, अब शिवराज जी ये है, शिवराज जी वो है। ये तीसरी पार्टी में चले जाएंगे ये प्रवक्ता, फिर तीसरी पार्टी के गाएंगे। इन प्रवक्ताओं की कोई विचारधारा नहीं है, जहां जा रहे हैं बस बटन दबा और मशीन की तरह ये लोग काम करते हैं। अभी मैं अपनी जवाब कह रहा था, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की बात सुन लीजिए। ओपीएस कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है ना, राजस्थान में दे दिया, छत्तीसगढ़ में दे दिया, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है ना। नौकरियां सबसे ज्यादा किसने दी सरकारी कर्मचारियों को? कांग्रेस ने दी ना। बंगले सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसने दिए? चाहे वो सर आप कांग्रेस को टाइम ज्यादा दिल्ली पर हो या 74 बंगले पर हो, कांग्रेस ने दिए थे ना। आज हजारों संविदा शिक्षक मारे घूम रहे हैं। ग्वालियर में 4 महीने से फूलबाग पर धरना चल रहा है। ठीक है राम जी, वापस से आऊंगा आपके पास। गिड़गिड़ा रहे हैं कि पेंशन कर्मचारियों को कांग्रेस दे रही थी और गाली गलौज विधायक बीजेपी के दे रहे हैं। ठीक है राम साहब, मैं आपके पास वापस से आऊंगा। आप कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ठीक है ब्रजेश जी, पूरी बात आपने राम जी की सुनी, कई सारे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि उन कर्मचारियों अधिकारियों पर गाज क्यों आखिर गिरनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर उनके बारे में अगर ऐसी बयानबाजी की जाती है तो आपको लगता है कि ये सही है? देखिए ऋषभ जी, अब मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, ये मेरे को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रामायण में बहुत अच्छी चौपाई आती है कि मत कीर्ति गति भूल भुलाई, जब जही चतुर जहां जही पाई, सो जानब सत्संग भावों लोगों विद न आन पाऊं। इतना लंबा चौड़ा उपदेश उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अरे लोगों ने 1.5 साल में आपकी सरकार 18 में बना के देखा ना, तो आपने क्या कर दिया 1.5 साल में? आपने केवल खोखलेबाजी की जनता के साथ, आपने जनता के साथ चीटिंग करने का प्रयास किया, आपने जनता को धोखा देने का प्रयास किया, आपने विधानसभा के वल्लभ भवन को आपने दलालों का अड्डा बना दिया। आपकी सरकार जैकलिन फर्नांडिस से गलवाइयां करके घूम रही थी। आपकी सरकार ने प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को छला, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ फरेब किया, ये भी लोगों ने देखा। और अगर कमलनाथ जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा संसदीय भाषा नहीं होती है, ये भाषा संसदीय भाषा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह नहीं बोल सकते। सरकारी कर्मचारी जिस दिन जनप्रतिनिधि के खिलाफ, कमलनाथ जी के खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा, जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। उल्टा दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं उल्टा टांग दूंगा, तभी इनके नेता कमलनाथ जी बोलते हैं मेरी सरकार बनेगी तो तुम लोगों से गिन गिन के हिसाब लूंगा, तेरा क्या होगा बेकार। ये कोई भाषा है? अरे आप राजनेता हो और आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हो। आचरण भाषा जो होती है वो मनुष्य के व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती है। भाषा का जनसंचार ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी तक पहुंचे, तो उसके अंदर एक मैसेज जाए और पॉलिटिकली आप बात करो ना। आप किसी को धमकी क्यों दे रहे हो?
आप फिर कहोगे कि मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो 153 की कार्रवाई कर रही है, कांग्रेसियों के खिलाफ 151 की कार्रवाई के तहत झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को अपने मुद्दे बताना चाहिए कि कांग्रेस के मुद्दे क्या हो, किन मुद्दों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आज जनता की रीतियों से, नीतियों से भटक चुकी है। उसका घोषणा पत्र, उसका वचन पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हो चुका है। जितनी भी बातें उन्होंने आज तक दिया, वो सारी की सारी बातें जनता के सामने काफूर साबित हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम तो जो है किसू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 3200 छेद उससे तो बचना चाहिए। भाई जनता के मुद्दे बात करो, जनता ने आपको चुन के, जनता का प्रतिनिधि हो आप, जनता ही आपकी जनार्दन है। उनके हित के लिए आपने क्या योजनाएं लाना है, उनके हित संरक्षण संवर्धन के लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये बताओ। ठीक है ब्रजेश जी, आपकी बात मैं समझ गया। राम पांडे जी ने भी पूरी बात समझी, लेकिन उनकी बात का उत्तर आपने नहीं दिया। आपकी पार्टी के आकाश विजयवर्गीय जब किसी अधिकारी के साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते, उन पर एक्शन नहीं होता है, ये राम पांडे साहब कह रहे हैं। देखिए, किस पर एक्शन होता है, किस पर एक्शन नहीं होता है, इसका निर्णय करने का अधिकार पार्टी के नेतृत्व के पास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किस तरह की किसी घटना को अंजाम देता है और पार्टी किसी नेतृत्व के पास बात जाती है, उस पर वो वहां से फीडबैक मंगाते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस पर निर्णय होता है। अब उन पर क्या निर्णय हुआ है, क्या निर्णय नहीं हुआ है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जुआ भी 7-8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। बड़ी स्पष्टता से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, जो नीति है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुताय की नीति है। सबका साथ सबके विकास की नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मध्य प्रदेश में, अपितु संपूर्ण देश के अंदर संपन्न किसान समृद्ध प्रदेश की नीति पे विश्वास करती है। सर्वोत्तम शिक्षा से समृद्ध की ओर पर की नीति पे आगे बढ़ाती है। समृद्ध भविष्य का युवा और रोजगार को लेकर आगे चलती है। उद्योग से समृद्धि के नए अवसर तलाशने की बात करती है। आधारभूत संरचना हमारे समृद्धि का आधार बने, इस दिशा पे कार्य करती है। समृद्धि के लिए सुशासन हो, इस पर वापस से आऊंगा आपके पास। राम साहब, जो आप बात कर रहे थे, आकाश विजयवर्गीय जब किसी अधिकारी के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप ही बता रहे हैं कि उस अधिकारी ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। ये दबंगाई है या फिर ये पूरा भरोसा है? जब सरकार अपनी है तो काहे का डर, जब सैया भाई कोतवाल तो फिर काहे का डर? मुझसे सवाल है? नहीं, मेरा सवाल राम जी से है। राम साहब, अब नाम लेके बोले क्योंकि दोनों पांडे जी फंस गए। ठीक है, मैंने राम जी बोला। राम साहब, ठीक है, आप राम की वजह तो कोई काम जी। जब आकाश विजयवर्गीय ने अधिकारी की पिटाई की थी बल्ले से, तब ये पांडे जी कांग्रेस में थे और ये आकर कहते थे कि कैलाश विजयवर्गीय के जो बेटे हैं। अरे भाई, मैं तब नहीं कहता था, जबरदस्ती झूठे आरोप क्यों लगाए? राम भाई, आप मुद्दे की बात करो। हाँ जी, ठीक है, वो आपका बटन दब गया था गलती से। तो कैलाश बटन क्यों दबाते हैं आप गलती से? आप सही बटन दबाइए। आप सही बटन दबाने की उधर दोनों के दोनों झूठे पहुंच गए। इधर सलूजा इधर के। ठीक है राम साहब, सही बटन दबाइए। अपना आप दर्शक गंभीरता सुन रहे हैं, आप बोलिए सही बटन। आप तो हमेशा चेंज करते रहते हो, कल किसी पार्टी में चले जाओगे। नहीं भैया, आप तो कोई चेंज नहीं करते। पार्सल लाएगा, फिर विधायक का टिकट मांग रहे थे, पार्टी नहीं दिया। ठीक है राम साहब, पांडे जी, मैं आप जानते हो मेरे बारे में क्या नहीं था? जानते हो मेरे बारे में कि मैं क्या नहीं था? मेरे ग्रैंडफादर रीवा के फर्स्ट मेयर थे। अरे तो फालतू की बातें मत करो यार। मैं पर्सन लायक नहीं था, जो खुद कॉलेज से लेके आज तक सारे चुनाव जीता हूँ, बात करता हूँ। कुछ भी बोल रहे हो, मैं आज तक सारे इलेक्शन जीता हूँ। अनावश्यक की बातें कर रहे हो। शांत हो जाए। हमारे साथ अभी मेहमानों सवाल मेरे पास बहुत सारे और मुद्दा जो है वो काफी गंभीर है। शांत हो जाए। राम जी, सवाल मेरा शाइनी जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। जब अधिकारियों को लेकर बयानबाजी शुरू हो रही है, कमलनाथ हो चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हो, वो कह रहे हैं खुले मंच से कि अगर सरकार बनी 5-6 महीने बाद अधिकारियों की क्लास ली जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ शासन के आदेशों का पालन करते हैं। अगर गाज गिरनी है तो नेता मंत्रियों पर गिरे, अधिकारियों पर क्यों? जी, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरा सवाल शाइनी जी से था। राम साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ओके, ठीक। शाइनी जी, ये जो बयान है, ये पहली बार इस तरह के बयान नहीं आए हैं। कमलनाथ जी ने इससे पहले भी इस तरह के बयान दिए हैं। जो भी मतलब जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम अपना दिखाएंगे, और शिवराज जी ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। और इसके आगे बढ़ के जितने मतलब अब जैसे
यूपी में अहमद अखिल की जो वहाँ पे हत्या हुई है, वो जो है उससे मध्य प्रदेश का कुछ लेना देना नहीं। आज कमल पटेल ने उसको लेके यहाँ पे बयान दे दिया कि कमलनाथ जी जो हैं उनके खानदान जो है वो उससे ख़त्म हो गया है, या उनका पूरा वोट बैंक खत्म हो गया है। तो मध्य प्रदेश से क्या लेना देना। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो एक दूसरे जो पर्सनल अटैक करने के बजाय जो मुद्दों पे अगर बात करे पार्टी, और जो जनता है, उनके जो विषय है, उनके जो समस्याएं हैं, उसको लेके जनता के सामने जाए तो कोई चुनाव सामने आ रहा है। पहले भी ये होता था, ऐसा नहीं बोल रही नहीं होता है, लेकिन जिस लेवल पे नीचे गिरता जा रहा है राजनीति के जो बयानबाजी है, वो बहुत दुखद बात है। मध्य प्रदेश में हमेशा जो है थोड़ा सा एक लेवल मेंटेन करते थे राजनीति और जो बयानबाजी में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सब एक मर्यादा जो है वो खत्म हो गया है और अब बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। आप किसी पर पर्सनल अटैक करते, ज्योतिराज सिंधिया पे अटैक कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह वो बोल रहे हैं, महाकाल से विनती कर रहे हैं कि इस तरह के कोई नेता पैदा ही नहीं हो दुनिया में, ताकि वो देश विरोधी नेता नहीं पैदा होना चाहिए। तो ये बहुत पर्सनल अटैक हो जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि नेताओं को इस तरह के बयानबाजी, पर्सनल अटैक से बच के, जनता की जो समस्याएं हैं वो तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। आप देखिए जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं की पैसा है सरकार के पास, और वो पैसे ठीक से उपयोग हो रहा है ये नहीं हो रहा है, और कहाँ इसमें फ्लो है ये पार्टी के नेताओं को सामने लेके आना चाहिए। उसकी तो कभी कहीं चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है तो बस एक नेता दूसरे नेता पे अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, कोई माफिया है उनके बारे में बातचीत शुरू हो जाती है जिसका कुछ लेना देना नहीं है मध्य प्रदेश से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नेता हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं ये संयम बरतना चाहिए और मर्यादा जो शब्दों की मर्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राम जी की ओर बढ़ूंगा मैं। राम साहब, जैसे कि शाइनी जी कह रही थी, शब्दों की मर्यादा काफी ज्यादा राजनीति में जो स्तर था वो पहले कुछ और हुआ करता था, अब कुछ और हुआ करता है। नेता मंत्री भरे मंच से कुछ भी कहने से कोई परहेज नहीं करते। माना कि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव है, एड़ी चोटी का जोर लगाना बनता है क्योंकि सरकार बनानी है, तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं को सत्ता में आना है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पर भी कोई भी टिप्पणी कर दी जाए। भरे मंच से ये कह देना मेरी चक्की थोड़ा बारीक पीसती है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि नेताओं को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, अच्छी भाषा का उपयोग करना चाहिए। और 2014 तक लगभग इसी भाषा का उपयोग होता था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने भी कभी अभद्र भाषा का ऐसे उपयोग नहीं किया। जब से 2014 से जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने जो अभद्र भाषा की जो शुरुआत की, तब से अब देश में नेता लोग अभद्र भाषा बोलने लगे हैं। तो अभद्र भाषा के हमारे देश में जो जन्मदाता है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। राम साहब, मैं आपकी बात से अगर एक तरफ सहमत भी हो जाऊं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर दूसरे पार्टी के नेता कुछ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम कॉपी कैट करें, ये तो सही नहीं करना चाहिए। जी नहीं करना चाहिए ना। आप कमलनाथ जी के सारे स्टेटमेंट देख लेना, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे सुन में पिट्ठू बे तेरे को देख लूंगा, गाड़ दूंगा, निपटा दूंगा। उन्होंने जो भी बोला होगा वो बड़े शालीनता से बोला होगा, वो पढ़े लिखे। अब मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। जो अधिकारियों की जो बात चल रही है या कर्मचारियों की बात चल रही है, वो सबकी नहीं चल रही है। वो 1% होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रख के चलते हैं। जैसे मैं आपको ग्वालियर की घटना बता दूं मैं, अब पुतला दहन तो सब जगह होता है, नेताओं के पुतले जलाए जाते हैं। ग्वालियर में एनएसयूआई अध्यक्ष के नेतृत्व में शिवराज जी का पुतला जलाया गया। पुतला जलाने के बाद एनएसयूआई अध्यक्ष और 3 लड़के और थे हमारे एनएसयूआई के, उन पर 307 का केस लगा दिया गया और 4 महीने के लिए जेल डाल दिया गया। क्या पुतला जलाने पर 4 महीने के लिए जेल में डाला जाता है? एनएसयूआई अध्यक्ष जीवाजी यूनिवर्सिटी में जाता है। जो एनएसयूआई एबीपी अध्यक्ष होते हैं, ये स्टूडेंट विंग होती हैं और ये यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्याओं के लिए ये जाते हैं। एनएसयूआई अध्यक्ष छात्रों की जीवाजी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ी हुई थी, टाइम पर रिजल्ट नहीं आ रहा था, टाइम पर परीक्षाएं नहीं हो रही थी। इन सब बातों को लेकर जब वो जीवाजी यूनिवर्सिटी में गए तो ग्वालियर के कलेक्टर वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई इस कैंपस में आने की। 75 सालों से कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियों के जो छात्र नेता होते हैं वो छात्रों की समस्याओं के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बिल्कुल बीजेपी के एजेंट बनकर एनएसयूआई अध्यक्ष को उन्होंने फटकारा। ऐसी एक नहीं कई घटना है और उसमें अधिकारियों से ज्यादा गलती भारतीय जनता पार्टी की है कि ये अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं और उन्हीं अधिकारियों को
ये मुख्य जिम्मेदारी देते हैं जो कांग्रेस नेताओं पर झूठे केस लगा सके। सागर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरेगी आने वाले वक्त में। ठीक है राम साहब, आपके पास वापस से आऊंगा। शाइनी जी कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं ब्रिजेश जी की ओर बढ़ूंगा। शाइनी जी कहिए। राम जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि ये पुलिस ने इन पे मुकदमा दायर कर दिया जो NSCI के प्रेसिडेंट, लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल एंगल दे रहे हो आप उसको। अगर कोई अधिकारी काम कर उसमें मुकदमा कायम करते हैं तो वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कैसे आप धमका सकते हो, उनको कैसे कह सकते हो कि हम आ जाएंगे तो आप पे कार्रवाई करेंगे। ये जो है ये पॉलिटिकल एंगल देने के बजाय वो जो नेता है, जो सरकार है, उन पे आप सवाल उठाइए। ये तो सरकार के साथ जाना चाहिए, आपको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और इस पे आपको एक तरह का मुहिम खड़ा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनेता को अपना प्रोटेस्ट करना उनके अधिकार है। उसके अधिकार को लेके अगर आप उसको बैनर जलाने में ले आकर बंद कर देते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग बना सकते हैं कांग्रेस, लेकिन उसके बजाय अधिकारियों को धमकाना या पुलिस वालों को धमकाना ये कहाँ तक सही है? ठीक है ब्रिजेश जी, बड़ा कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बड़े बड़े नेता उस NSCI अध्यक्ष से मिलने के लिए गए, मध्य प्रदेश में ये मुद्दा बना आऊंगा था। आपके पास वापस से। राम साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। राम जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद में ब्रिजेश जी की ओर बढ़ूंगा। समय की बात बताएं। जब NSCI अध्यक्ष को बिना कारण के धारा 307 लगाकर जेल में बंद कर दिया गया था, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर भी गए और जब वो जेल में बंद थे तो उनसे जेल में मिलने के लिए भी गए थे। अब बताइए, जितने भी कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी ग्वालियर में कार्यक्रम था, शिवराज जी आए थे, कांग्रेस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई क्यों बुलाया? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारियों का काम है भीड़ इकट्ठे कर ले जाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाना। समय की बात ये तरीका गलत है, अपने आखिरी दौर पर है। ब्रिजेश जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। ब्रिजेश साहब, राम साहब कह रहे हैं हर अधिकारी पर गाज नहीं गिरने वाली, हर अधिकारी पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो अधिकारी भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर चलते हैं उन अधिकारियों को अब एक्शन के घेरे में लिया जाएगा। देखिए ऋषभ जी, साइनी जी ने इतनी सारगर्भित बातें किया जो पूरे के पूरे आपके डिबेट की लंबी लुआब थी, और साइनी जी के कहने के बाद बहुत कुछ नहीं बचता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपके कांग्रेस के प्रवक्ता अमित किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं उसको बिना जाने हुए, इससे उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। उनको ये जानना चाहिए कि मैं रीवा के नगर निगम के पहले महापौर का पोता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के राजगुरु थे, वो 3 बार मेयर थे, फादर मेरे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, भारत प्रेसिडेंट थे। सुनो, परिवारवाद नहीं, पहले सुनो, पहले बात सुनो तुम। मैं कॉलेज प्रेसिडेंट रहा, मैं कॉलेज अपने दम पे जीत करके नेशनल। अरे तुम्हारे में क्या योग्यता है? तुम्हारे में क्या योग्यता है? तुम बताओ, तुम्हारे में क्या योग्यता है? कांग्रेस से हटा दिया तो तुम्हारे में क्या योग्यता है? तुम्हारे में क्या योग्यता है? तुम्हारे में कोई योग्यता नहीं है। तुम अपनी योग्यता दिखा दिए कि तुम्हारे अंदर कोई 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो, तुम पार्षद क्या, तुम जिला पंचायत का सदस्य नहीं सकते हो। मैं हमेशा ही बड़े पदों में रहा, हमेशा ही चुनाव जीत करके गया हूँ। बहुत बहुत आपसे निवेदन है। शाइनी जी से आखिरी सवाल मैं लेता हूं, चर्चा अपने अंतिम दौर में है। शाइनी जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो शब्दों की मर्यादा है वो पूरी तरीके से तार तार होती जा रही है। राम साहब कह रहे हैं 2014 के बाद से ये मर्यादा टूटने लगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी या विपक्षी पार्टी इस तरीके के बयान देती है तो क्या उसके स्तर को मैच करते हुए हमें भी अपना स्तर गिरा लेना चाहिए? ये तो सही राजनीति का आंकड़ा नहीं हुआ। और दूसरी चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो बयानबाजी का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में जरूर घर करेगा। बिल्कुल ऋषभ जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। पहली बात तो यह है कि एक तरबूजे को देख के सरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह हमारे यहाँ के राजनीति अपने रंग बदल लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब जिस तरह से बयानबाजी हो रही है आज के, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे मेरे तो अनुमान है कि इस तरह के बयानबाजी और बढ़ जाएंगे। लेकिन जनता जो है वो अपने समस्याओं का हल चाहते हैं। वो
कुछ समय के लिए इसका असर जरूर होता है जनता में, और इसका मतलब मीडिया में आपको अच्छी पब्लिसिटी मिल जाती है, मीडिया में आप दिखाई देने लगते हो, और सारे नेता चाहते हैं कि हम दिखाई दें टीवी पे, सोशल मीडिया पे। तो आजकल इस तरह का बयानबाजी बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया में आप बिल्कुल शाइनी जी, लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जनता तक जो संदेश जाता है वो कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में इन बयानबाजी का असर जनता पर कैसे होगा। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से ब्रजेश जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से राम पांडे जी जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे 3P पर, प्रेशर, पॉलिटिक्स और प्रहार पर। ये जो बयानबाजी शुरू हो चुकी है, इसका स्तर और कितना गिरेगा और इसका असर जनता पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।